लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। जरा सोचिए, अगर आज कोई देश भारत पर एक बार नहीं 7-7 बार हमले करे और हर बार हजारों लोग सोना, चांदी, हाथी, घोड़े ये सब उठा कर ले जाएं, तो हम क्या कहेंगे? कमजोरी या किसी भीतरी की गद्दारी? अब आज तो लोकतंत्र है, इस तरह की चीजें उतनी पॉसिबल नहीं है, लेकिन 18वीं सदी का भारत बिल्कुल यही था। एक तरफ विदेशी लोग हमला कर रहे थे और दूसरी तरफ एक ऐसा देश जो बाहर से नहीं अंदर से टूट रहा था। दिल्ली के तख्त पर बैठे मुगल अब सिर्फ नाम के बादशाह बचे थे। नवाब आपस में ही एक दूसरे को धोखा दे रहे थे। मराठे अपनी ताकत को बढ़ा रहे थे, लेकिन उत्तर में उनके कोई ठोस साथी नहीं थे। इस दौर में भारत एक बड़ी सजी हुई थाली की तरह था। इस थाली में खाना तो भर भर के था, लेकिन इस खाने को चखने वाले लोग इतने ज्यादा थे कि ये लगातार बिखरता जा रहा था। इस कमजोर दौर का फायदा उठाया अफगानिस्तान की पहाड़ियों में बैठे एक शख्स ने। ये वो आदमी था जिसे हिंदुस्तान में याद किया गया लुटेरे, नरसंहारी और विनाश की आंधी के नाम से। इस शख्स ने कुल 7 बार भारत पर हमला किया, मराठों को उनके इतिहास का सबसे बड़ा झटका दिया और दिल्ली को बुरी तरह से लूटा। इस शख्स का नाम था अहमद शाह अब्दाली। लेकिन सवाल यह है कि एक अफगान राजा भारत को लूटने बार बार क्यों आ जाता था? क्या उसे सिर्फ सोना चाहिए था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी थी? मुगल इतने नाकाबिल उस दौर में कैसे हो गए कि अहमद शाह से टक्कर ना ले सके? क्या मराठे इतने बिखरे हुए थे? इतिहास के पन्नों में अहमद शाह के हमले वही कसक हैं जो अहमद शाह अब्दाली की कहानी को एक चैलेंज या चेतावनी की तरह पेश करते हैं। आज मैं आपको अहमद शाह अब्दाली की पूरी कहानी सुनाऊंगा और भारत पर लूट कैसे कैसे की गई ये सब आपको बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान के दुर्रानी कबीले से आता था। अब्दाली की असली कहानी शुरू होती है नादिर शाह के साथ। वही नादिर शाह जो 1739 में दिल्ली आया, तख्ते ताउस यानी कि मोर सिंहासन और कोहिनूर लूट कर ले गया। जब नादिर शाह दिल्ली में लूट मचा रहा था, तब अहमद खान उसकी सेना में एक भरोसेमंद अफगान कमांडर था। अहमद खान उस समय दुर्रानी घुड़सवार टुकड़ी का नेतृत्व करता था। किवदंतियां कहती हैं कि नादिर शाह ने दिल्ली की लूट के वक्त ही अहमद शाह को कहा था कि याद रखो अब्दाली, मेरे बाद राजगद्दी तुम्हारे पास जाएगी। आगे चलकर यही हुआ भी। जब नादिर शाह की हत्या हुई तो कंधार में एक बड़ी सभा, जिसे जिरगा कहा जाता है, उसने अब्दाली को अपना नेता चुन लिया। यहीं से पड़ी दुर्रानी साम्राज्य की नींव और इस तरह अब्दाली अफगानिस्तान का नया शहंशाह बन गया। इसी ऐतिहासिक सभा में अहमद खान ने अपने कबीले अब्दाली का नाम बदलकर दुर्रानी कर दिया। इसका मतलब है मोतियों का मोती। यह बदलाव सिर्फ नाम का नहीं था, यह उसके एम्बिशन का भी सिंबल था। वो अफगानिस्तान के बिखरे हुए कबीलों को एकजुट करके उन्हें एक नई और गौरवशाली पहचान देना चाहता था। यहीं से दुर्रानी साम्राज्य की नींव पड़ी और इस तरह अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी अफगानिस्तान का नया बादशाह बना। अब्दाली जिस अफगानिस्तान का राजा बना था, वो संसाधनों में गरीब था। जमीन सूखी थी, आबादी कम थी और ट्रेड बहुत लिमिटेड था। अब्दाली के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि अपने साम्राज्य को चलाने के लिए धन यानी फंडिंग कहां से लाई जाए। अब्दाली को अपने साम्राज्य को बड़ा बनाने के लिए अच्छे खासे पैसे की जरूरत थी, और जैसे नादिर शाह को दिखी थी हिंदुस्तान की जमीन, वैसे ही अब्दाली को भी भारत सोने की खान लगा जो उसकी हर कमी को पूरा कर सकता था। इसके लिए अब्दाली को बहुत मेहनत भी नहीं करनी थी। मुगल भारत में कमजोर पड़ चुके थे। नवाब जैसे कि बंगाल और अवध अपनी अपनी शर्तों पर शासन चला रहे थे। मराठा ताकत बढ़ रही थी, लेकिन दिल्ली के पास उनकी पकड़ कम थी। हर राज्य आपस में लड़ रहा था। इसका एक मतलब यह भी था कि अब्दाली के पास गोल्डन चांस था। उसने सोचा कि अगर नादिर शाह एक बार में इतना लूट सकता है तो उससे कहीं ज्यादा मैं क्यों नहीं। और यहीं से होती है उस लालच की शुरुआत जिसकी बदौलत अब्दाली ने आने वाले सालों में 7 बड़े हमले किए। 1748 में उसने पहला अटैक किया भारत के सीमावर्ती इलाकों पर। इससे पहले उसने काबुल पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को दबा दिया था। काबुल को कब्जाने के बाद अहमद शाह ने अपने सेनापति को पेशावर की ओर अटक के एरिया तक कब्जा करने भेजा और यहां पर खान को कामयाबी भी मिली। उधर जब अहमद शाह पंजाब की ओर बढ़ा तो पंजाब के गवर्नर शाह नवाज खान ने कांटेक्ट किया। शाहनवाज ने अपने भाई को सत्ता से हटाकर पंजाब पर कब्जा किया था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने इसका विरोध किया था और उसे पंजाब का गवर्नर मानने से मना कर दिया था। इससे खफा होकर उसने अफगानों से हाथ मिला लिया।
जब दुर्रानी के बाद मुगलों ने उसे दोबारा लालच दिया तो उसने मुगलों से भी हाथ मिला लिया। इस गद्दारी के चलते ही अहमद शाह ने लाहौर पर हमला किया और शहनवाज को दिल्ली भागने पर मजबूर कर दिया। इस हार के साथ ही अहमद शाह की सेना लाहौर में घुसी और बहुत ही भयानक नरसंहार किया गया। ये नहीं देखा गया कि कौन किस जाति या धर्म का है, शहर को उजाड़ कर रख दिया गया। इसके बाद अफगान सेना आगे बढ़ी और सरहिंद पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या की गई। अब्दाली के हमलों के कई मकसद थे। उसे पैसा चाहिए था ताकि सेना बड़ी हो, गुलाम चाहिए थे अपने देश के लिए, और अपनी रसूख बढ़ानी थी जिससे कि उससे सब कांपे। भारत में डर पैदा करना उसके कई मकसदों में से एक था। यही वजह थी कि 1750 के दशक के हमलों में उसने कई ट्रेडिंग सेंटर्स पर कब्जा किया, दिल्ली को धमकाया और मुगल बादशाह को दिखाया कि उनके पास अब कोई ताकत नहीं बची। दिल्ली अब बस नाम मात्र का साम्राज्य थी और अब्दाली इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठाने वाला था। अब्दाली के लिए भारत पर हमला करना एक इकोनॉमिक मॉडल बन गया था। वो आता, लूटता, हजारों लोग उठाकर ले जाता और वापस लौट जाता। फिर जब खजाना खाली हो जाता, सेना को पैसे की जरूरत होती या नए राजनीतिक मौके जब बनते, तब वो फिर से हमला करता। यह सिलसिला लगातार चलता रहा। इसी तरह 7 हमले हुए। इसमें हर बार उसकी क्रूरता जो है वो पहले से ज्यादा बढ़ रही थी। उसकी क्रूरता का गवाह दोस्तों था साल 1757। ये वो साल था जब अहमद शाह ने पहले दिल्ली पर कब्जा किया, फिर 1 महीने तक यहां उसने लूटपाट की। उसने अपने सैनिकों को खुली छूट दे रखी थी कि जैसे चाहो वैसे लूट लो। अब्दाली के सैनिक घरों में घुसते थे, अमीर लोगों को टॉर्चर करते थे ताकि वो अपने छिपे हुए खजाने बता दें। दिल्ली की गलियों में इस दौरान लाशें बिछ गई थी। दिल्ली को तबाह करने के बाद अहमद शाह ने नजरें गड़ाई यमुना पार, वृंदावन और मथुरा की ओर। ये वो इलाका था जिसे भारत की धार्मिक आत्मा माना जाता था। सैकड़ों मंदिर, आश्रम, पुरोहित और साधु यहाँ रहते थे। किसी को नहीं लगा था कि अहमद शाह यहाँ पर हमला करेगा, लेकिन अहमद शाह ने यहाँ पर बड़े पैमाने पर क्रूरता फैलाई। डॉक्टर प्रभुदयाल मित्तल अपनी किताब ब्रज का सांस्कृतिक इतिहास में बताते हैं कि लुटेरों ने औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शा। इतिहासकार जीसी द्विवेदी ने इसे 18वीं सदी का सबसे भयानक धार्मिक नरसंहार कहा है, और इसी हमले की क्रूरता ने आगे चलकर 1761 की पानीपत की लड़ाई की नींव रखी। एक ऐसी लड़ाई जिसने भारत के इतिहास और भविष्य दोनों को बदल दिया। 18वीं सदी के भारत में लड़ी गई पानीपत की लड़ाई ने न सिर्फ अफगानिस्तान और भारत का पॉलिटिकल मैप हिला दिया, बल्कि आने वाले 100 सालों का फ्यूचर भी तय कर दिया। इतनी भयानक लड़ाई थी ये कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इतनी बड़ी लड़ाई बहुत टाइम से देखी नहीं गई थी। दिल्ली से लेकर पुणे तक, पेशावर से लेकर काबुल तक, सबकी नजरें इसी मैदान पर थी। इस मैदान में एक तरफ थे मराठा जो अपनी ताकत के पीक पर थे। महाराष्ट्र, मालवा, बुंदेलखंड, राजपुताना, गंगा यमुना के मैदानी इलाके, ये सारा एरिया मराठों की ताकत डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस में आता था। साउथ में पेशवा, नॉर्थ में शिंदे होलकर और मध्य भारत में भोसले। मराठों के ये 3 बड़ी शाखाएं थीं जो अपने अपने एरिया में प्रभाव जमा चुकी थी। उनका सपना था कि वो मुगल दिल्ली की जगह पूरे उत्तर भारत के संरक्षक बने, लेकिन यही विस्तार धीरे धीरे उनके लिए बोझ भी बनता गया, क्योंकि उत्तर भारत में उनके मजबूत साथी नहीं थे। उधर दूसरी तरफ काबुल का अहमद शाह अब्दाली अब बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हो चुका था। ये पानीपत के मैदान पर तीसरा बड़ा युद्ध भले ही हो, लेकिन अहमद शाह अपने आप में 7वीं बार भारत पर हमला कर रहा था। इस बार हमला सिर्फ लूट के लिए नहीं था, बल्कि अहमद शाह को इस बार मराठों का भी डर था। उसे लगा था कि मराठे उत्तर में अपनी सत्ता जमा लेते हैं तो अफगानिस्तान का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। पंजाब और सरहिंद उसके लिए गेटवे थे और मराठे उस रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अब्दाली को ये किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था, इसीलिए उसके लिए ये लड़ाई सिर्फ भारत की संपत्ति पर दावा नहीं थी, बल्कि ये उसकी अपनी सुरक्षा और अपनी सत्ता का सवाल भी थी। 14 जनवरी 1761 की सुबह ये लड़ाई हुई। जैसे ही दोनों सेनाएं आमने सामने आई, युद्ध का पहला घंटा ही सब कुछ बता गया। इब्राहिम खान गर्दी की तोपें आग बरसा रही थी। मराठों ने शुरुआत में बढ़त बना ली थी। अफगान सेना का जो दाहिना मोर्चा था वो टूटता हुआ दिख रहा था। अब जब मराठों ने शुरुआती बढ़त बनाई और अफगान सेना का दाहिना मोर्चा टूटने लगा, तब अब्दाली ने अपनी रिजर्व की हुई ताजी कैवेलरी को तुरंत युद्ध के मैदान में भेज दिया। मराठों के पास कोई रिजर्व सेना नहीं थी अब्दाली की तरह, और सैनिक थक भी काफी चुके थे। इसी वजह से अब्दाली के ताजा हमले का ये लोग सामना नहीं कर पाए। अब्दाली की सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेरा। ये लड़ाई सिर्फ 1 दिन चली और इतिहासकारों के हिसाब से एक ही दिन में 70 से 80 हजार के आसपास सैनिक और नागरिक मारे गए। यह युद्ध इतना भयंकर था कि इसे 18वीं सदी का कुरुक्षेत्र कहा गया।
मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ और कई इंपॉर्टेंट मराठा सरदारों की इस लड़ाई में मौत हुई और अहमद शाह अब्दाली से मिली इस हार ने मराठों को बेहद कमजोर कर दिया। लेकिन एक बात है जो लोग बहुत कम जानते हैं, वो बात यह है कि मराठों से लड़ाई का बहुत नुकसान अब्दाली को भी हुआ। पानीपत की लड़ाई से अब्दाली की अपनी फौज भी आधी से ज्यादा मिट्टी हो चुकी थी। इस भीषण युद्ध में जितने सरदार और योद्धा मारे गए, उनकी जगह भर पाना अब पॉसिबल नहीं था। पानीपत से अफगानिस्तान लौटते समय अब्दाली ये समझ चुका था कि अब भारत से बार बार अटैक करके सोना चांदी लाने का जो सिलसिला है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सबसे बड़ा सबूत इसका यह था कि इतनी बड़ी जीत के बावजूद अब्दाली ने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा नहीं किया। उसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सिर्फ नाम के लिए बहाल किया और दिल्ली की वास्तविक बागडोर रोहिल्ला सरदार नजीबुद्दौला के हाथों में सौंप दिया। यह काम करने के बाद वो तुरंत अफगानिस्तान वापस आ गया। अब्दाली का यह कदम दर्शाता है कि वो भारत पर शासन करने या उसे परमानेंट रूप से संभालने में कैपेबल नहीं था। उसके लिए यह लड़ाई सिर्फ मराठों को कुचलने और लूट की आखिरी कोशिश थी। पानीपत की यह मिलिट्री जीत राजनीतिक रूप से उसके लिए एक खोखली विजय साबित हुई, जिसने उसे थका दिया और उसके अपने साम्राज्य की नींव को हिला दिया। इसके बाद पानीपत की जंग में जो पैसा खर्च हुआ था और उसके बाद जो लूट हुई थी, उन दोनों का जो हिसाब है वो बराबर नहीं हुआ। यानी कि आमदनी और खर्च का हिसाब किताब जो है वो डिसबैलेंस हो गया। मराठों के टूटे हुए खजाने से उतना सोना नहीं निकल पाया जितना नादिर शाह के ज़माने में निकलता था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह रही कि जब अब्दाली अपने देश पहुंचा तो उसे यह देखकर झटका लगा कि भारत की राजनीति अब उसके खिलाफ बदल चुकी है। मराठे जो इस जंग से पूरी तरह से टूट चुके थे, वो धीरे धीरे फिर से खड़े हो रहे थे। पानीपत की हार ने उन्हें कुछ समय के लिए कमजोर किया, लेकिन वो आगे और भी मजबूत बनकर सामने आए। ठीक इसी टाइम पर पंजाब में भी अब्दाली की पकड़ ढीली होने लगी। यहाँ पर सिखों ने अपनी ताकत को मजबूत किया और 1762 में कई अफगान गवर्नरों को हराया। सिखों की कई मिसलें थी, यानी कि एक तरह से आप ग्रुप समझ लो, ये अफगानों को यहाँ टिकने ही नहीं दे रहे थे। इसी में से एक थी सुकर चकिया मिसल, जिससे महाराजा रणजीत सिंह का उदय हुआ। इन्हीं रणजीत सिंह ने फिर आगे चलकर सिख साम्राज्य की स्थापना भी की। खैर, अब्दाली ने अपने आखिरी समय में चाहा कि भारत से फिर से अपना प्रभुत्व बढ़ाए, लेकिन उसकी सेना टूटी हुई थी और कमजोर होती राजनीति जो थी उसने उसे रोक लिया। इसी वजह से कहा जाता है कि पानीपत की जीत ने अब्दाली को विजेता नहीं बल्कि पराजित बना दिया। ये लड़ाई उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट थी, जहां उसके साम्राज्य की नींव हिल गई। एक तरह से पानीपत एक ऐसी जंग थी जहां दोनों ही पक्ष हारे। मराठे उसी दिन हार गए, वहीं अब्दाली जो थे वो धीरे धीरे और लंबी टाइम तक हारते रहे और आखिर में मौत की ओर इस जंग ने उसे धकेल दिया। इतिहासकार लिखते हैं कि पानीपत के युद्ध में उसे कई गहरी चोटें लगी थी, जो कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। वापसी के दौरान उसके शरीर में इन्फेक्शन फैल गया था। घोड़े पर लंबी यात्राओं ने उसके दर्द को बढ़ा दिया था। उधर काबुल और कंधार में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी वो रोज बढ़ रही थी। अब्दाली के बेटे सत्ता के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे थे। यानी कि अगर आप इस चीज को इमेजिन करो तो जैसे भारत में मुगल साम्राज्य उनके अपने झगड़ों से टूट गया था, वैसे ही अब अफगानिस्तान में दुर्रानी साम्राज्य उन्हीं गलतियों को दोहराता हुआ दिखाई दे रहा था। कई बार अब्दाली ने इन विद्रोहों को दबाने की कोशिश की, लेकिन 1768 आते आते वो काफी कमजोर हो गया था। साल 1772 में नाक के कैंसर की वजह से उसकी मौत हो गई। हालांकि इस कहानी में एक वर्जन ये भी चलता है कि 1768 में अहमद शाह अब्दाली को घुड़सवारी करते हुए एक चोट लगी जो कभी ठीक ही नहीं हो पाई और यही नाक का कैंसर भी बनी थी। पर जो भी हो, उसकी मौत के बाद उसके वंशज दुर्रानी वंश को बहुत दिनों तक चला नहीं पाए और आखिर में दुर्रानी साम्राज्य भी खत्म हो गया। तो दोस्तों, इस तरह अहमद शाह अब्दाली भारत के लिए एक ऐसा शख्स था जिसे एक डर की तरह, एक लूट के प्रतीक की तरह, एक ऐसे नाम की तरह जिसने शहरों को उजाड़ा, मंदिरों को तोड़ा और आम लोगों की जिंदगी को बर्बाद किया, वैसे याद किया जाता है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मथुरा, आगरा, इन सभी एरियाज की लोक कथाओं में अब्दाली का जिक्र कहीं किसी वीर योद्धा के तौर पर नहीं बल्कि एक काले साए के रूप में आता है, जिसकी फौजें जहां से गुजरी वहां सिर्फ रोना, चीत्कार और राख बची रह गई। लेकिन अब्दाली की इस पर्सनैलिटी का एक दूसरा चेहरा भी है। वो चेहरा है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में उसे अफगानिस्तान के संस्थापक या राष्ट्रपिता के तौर पर देखा जाता है। अहमद शाह ने अफगानों को जो जगह दिलाई, उससे अफगानिस्तान नाम के देश की नींव पड़ी। अफगानों के लिए अब्दाली जन्मजात नेता था जिसने पूरे अफगानिस्तान को आज़ाद करके एकजुट किया और खुद मुख्तार मुल्क बनाया। यही वजह है कि आम अफगान लोग जो है वो अब्दाली को अहमद शाह बाबा या अहमद शाह महान कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस लुटेरे की या उस व्यक्ति की जिसने हिंदुस्तान पर 7 बार हमला किया।
आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।